नहीं, आप उस राज को किसी के सामने नहीं ला सकती हैं मॉम। ये तुम्हारे हाथ में है रिया। अगर तुम उस राज को राज ही रखना चाहती हो तो तुम्हें लोन के पेपर्स पर साइन करने ही पड़ेंगे। रिया के हाथ पैर फूल गए थे। उसकी जिंदगी का कोई ऐसा राज जरूर था जो अगर बाहर आ जाता तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। एक तरफ 50 करोड़ रुपए के लोन के पेपर्स थे जो रिया अपने नाम पर ले सकती थी, बिना ये जाने कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएगी। और दूसरी तरफ था वो राज जिसके खुलने से उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो सकती थी। उसकी खुद की मां ने उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जिससे बाहर निकलने का रिया को एक भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर में हार कर वो बबीता के पास गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं इन पेपर्स पे साइन करने को तैयार हूं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद आप उस राज के बारे में जिक्र भी नहीं करेंगी। बबीता की आंखों में चमक आ गई और वो खुश होते हुए बोली, मैं कसम खाती हूं बेटी, वो राज अब मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा। तुम बस जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो। रिया ने भारी मन से उन पेपर्स पर साइन किए और बिना एक और पल वहां बिताए उस रेस्टोरेंट से चली गई। बबीता ने वो पेपर्स अपने हाथ में उठाए और एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें देखते हुए बड़बड़ाई, अब होगा असली खेल शुरू। सिद्धा फार्मा के ऑफिस में गौतम के कहने पर दिव्यंका ने सिद्धांत और निशा को सेल्स डिपार्टमेंट में काफी ऊंची पोस्ट दे दी थी, जहां उनका काम कम था पर एनुअल पैकेज काफी ज्यादा। लेकिन गौतम ने वो सिर्फ गीता को चुप रखने के लिए किया था और वो जितना हो सकता था निशा और सिद्धांत से दूर ही रहता था। एक रोज वो अपने चैम्बर में बैठकर अपना काम कर रहा था जब उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें लिखा था, मुझसे ऑफिस के बेसमेंट में आकर मिलो। उस वक्त गौतम के साथ उस चैम्बर में प्रियंका भी थी। गौतम वहां से जाने के लिए जैसे ही अपनी चेयर से उठा, प्रियंका भी उसके साथ उठकर खड़ी हो गई और उसके पीछे जाने लगी। गौतम ने रुकते हुए प्रियंका से कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सर, वो दिव्यंका मैम ने कहा था कि मैं हर वक्त आपके साथ रहूं। आफ्टर ऑल मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आई नो कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह साई की तरह मेरे पीछे रहो। कई बार एक इंसान को पर्सनल सेक्रेटरी की नहीं बल्कि पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। चाहो तो तुम भी थोड़ी देर के लिए अपना पर्सनल स्पेस ले सकती हो। गौतम ने वो सब बहुत ही शांत स्वर में कहा था, पर फिर भी प्रियंका को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। साथ ही जैसा उसे बोला गया था वो गौतम को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पर गौतम ने खुद सामने से उसे अपने साथ हर जगह रहने से मना कर दिया था। ऐसे में अगर वो जबरदस्ती गौतम के पीछे जाती तो उससे गौतम को उस पर शक हो सकता था। इसलिए वो बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाकर वापस से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। न जाने क्यों पर प्रियंका के बारे में कुछ तो ऐसा था जो गौतम को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन कभी उसने उस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी। उसने प्रियंका से और कुछ नहीं कहा और अपने चैम्बर से बाहर निकल गया। गौतम सबसे छुपता हुआ सिद्धा फार्मा बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा, जहां एक बड़ा सा ट्रक पार्क था। उसी ट्रक के बगल में एक आदमी खड़ा था और उसके आसपास कुछ और आदमी भी खड़े थे। गौतम उस आदमी के पास जाकर बोला, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बादशाह? बादशाह ने जवाब दिया, नहीं बॉस, तुमने जो खुफिया रास्ता बताया था वहां से इस ट्रक को अंदर लाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मैंने जितनी क्वांटिटी कही थी ये उतना ही है ना? बादशाह ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, तुम खुद ही चेक कर लो। ये कहते हुए बादशाह ने ट्रक के पीछे के कंटेनर का दरवाजा खोल दिया। वो पूरा कंटेनर कल्पभद्र घास से भरा हुआ था और कम रोशनी में भी उस घास का हर तिनका इस तरह चमक रहा था मानो जैसे किसी हीरे में रोशनी का एक कतरा भी उसे जगमगा देता है। उस घास के ढेर को देखकर गौतम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो बादशाह को शाबाशी देते हुए बोला, तुमने और तुम्हारे आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया है बादशाह। इस घास की मदद से सैकड़ों मरीजों की बीमारियां दूर हो सकती हैं। इसका तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को जरूर पुण्य मिलेगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें तो पता है बॉस, हम सब आज तक किस तरह के काम करते आए हैं, पर क्या करें, गंदा है पर धंधा है। लेकिन आज तुमने हमें इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करने का काम दिया है और ये मेरे और मेरे आदमियों के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम फिक्र मत करना, जैसे ये स्टॉक खत्म होने वाला हो मुझे पहले से बता देना, बंदा स्टॉक के साथ हाजिर हो जाएगा। गौतम ने खुश होते हुए बादशाह की पीठ थपथपाई और बादशाह के आदमियों ने वो घास का स्टॉक निकालकर गौतम की बताई लैब में पहुंचा दिया। अगले कुछ ही महीनों में सिद्धा फार्मा का नाम पूरी दुनिया में छा गया।
वहां की बनी दवाइयों ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फायदा पहुंचाया। कंपनी का बहुत फायदा हो रहा था और साथ ही नाम भी। और कंपनी के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम हो रहा था तो वो था गौतम, जिसकी रिसर्च टीम अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए कल्पभद्र की मदद से नई नई और कारगर दवाएं बनाती जा रही थी। लेकिन अभी तक गौतम ने अवनी को बताया नहीं था कि वो सिद्धा फार्मा में बतौर चीफ रिसर्चर काम कर रहा था। एक रोज गौतम अपने चैम्बर में बैठा था जब अचानक से वहां वेदांत आया। वेदांत को देखकर गौतम एक स्माइल के साथ बोला, अरे वेदांत, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ आपको थैंक्स बोलने आया हूँ। आपने मेरे और मेरे डैड के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसमें थैंक्स बोलने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें इस तरह देखकर खुशी होती है। काश दुनिया के सभी लोग तुम्हारी तरह सही रास्ते पर आ सकते। वैसे आजकल क्या तुम अपने डैड के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो? वेदांत ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, अभी मैं उस काबिल नहीं हूं कि बिजनेस की समझ रख सकूं, इसलिए मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? वेदांत आंखों में उम्मीद लिए बोला, डैड चाहते हैं कि मैं पहले बिजनेस को समझूं, थोड़ी ट्रेनिंग लूं, जिससे मैं एक काबिल बिजनेसमैन बन सकूं। पर मुझे अभी तक किसी भी ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप मुझे अपने अंडर ट्रेनिंग दे सके तो वो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। गौतम सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेदांत को उस ऑफिस में कौन सा काम दे सकता था, क्योंकि वेदांत के पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं था। तभी गौतम के पास बादशाह का मैसेज आया जिसमें उसने लिखा था कि कल्पभद्र का अगला स्टॉक आ गया था। गौतम के दिमाग में कुछ आया और उसने वेदांत को अपने साथ बेसमेंट में चलने को कहा। गौतम वेदांत को लेकर बेसमेंट में गया और उसे बादशाह से मिलवाया। वेदांत, ये बादशाह टाइगर है। ये मायागिरी से कल्पभद्रा का स्टॉक लाकर चुपके से मुझे डिलीवर करता है। इसी कल्पभद्रा घास से हम दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए दवाइयां बनाते हैं। आज से तुम बादशाह से कोऑर्डिनेट करोगे और साथ ही मुझे लैब में असिस्ट भी करोगे। काम मिलने की खुशी में वेदांत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी गौतम ने आगे कहा, पर ध्यान रहे, कल्पभद्रा के स्टॉक के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। ये काम तुम और बादशाह दुनिया की नजर से छुपकर करोगे। आप फिक्र ना करें गौतम जी, ये कॉन्फिडेंशियल चीज सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। गौतम ने खुश होते हुए वेदांत का कंधा थपथपाया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में आज की ट्रीट मेरी तरफ से। वेदांत के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी बादशाह गौतम से बोला, क्या बॉस, अकेले अकेले पार्टी? कभी हमसे भी पूछ लिया करो। गौतम ने हंसते हुए कहा, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। कल्पभद्र के स्टॉक को बिल्डिंग में अपलोड करवाने के बाद गौतम वेदांत और बादशाह को लंच पे एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले गया। वो लोग वहां बैठे लंच कर ही रहे थे कि तभी गौतम की नजर खिड़की के बाहर गई और वो चौंक उठा। रिया, ये यहाँ क्या कर रही है? और इसके साथ ये लोग कौन है? रेस्टोरेंट के बाहर बने गार्डन में करीब 6-7 हट्टे कट्टे लोग रिया को घेर कर खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हों। रिया बहुत घबराई हुई दिख रही थी और उन लोगों के सामने रोते हुए हाथ जोड़ रही थी। गौतम को वो कुछ ठीक नहीं लगा और वो अपना लंच छोड़कर सीधा बाहर की तरफ भागा। बादशाह और वेदांत भी अपना खाना छोड़कर गौतम के पीछे गए। जब गौतम गार्डन में पहुंचा तो उसने रिया को उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए सुना, प्लीज मुझे कुछ वक्त की मोहलत और दे दो, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। उनमें से एक लंबा चौड़ा आदमी रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, जितनी मोहलत देनी थी वो तुझे पहले ही मिल चुकी है। अब हमें पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। भरपाई तो तुझे करनी ही होगी, पैसों से नहीं तो किसी और तरह से। गौतम से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तेजी से आगे बढ़कर उस आदमी से रिया का हाथ छुड़ाते हुए बोला, खबरदार, अगर इसे हाथ भी लगाया तो। गौतम को वहां देखकर रिया चौंक गई। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी गौतम को घूरते हुए बोला, तू क्यों हीरो बन रहा है? हमारे रास्ते से हट जा, नहीं तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए उस आदमी ने गौतम का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, पर इससे पहले वो गौतम को छू पाता, गौतम ने उसके पेट पे इतनी जोर से लात मारी कि वो पहलवान जैसा दिखने वाला आदमी कुछ फीट दूर जाकर गिरा। अपने साथी की ऐसी हालत देखते ही बाकी के लोग गौतम पर टूट पड़े, लेकिन गौतम ने एक एक को पकड़कर ऐसे दांव लगाए कि वो सभी जमीन पर घास के तिनके की तरह गिरते चले गए। तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और गौतम पर पीछे से वार करने के लिए आगे बढ़ा।
पर तभी उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का पड़ा और वो आदमी एक चीख के साथ जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ से चाकू छूट गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसके चीखने की आवाज सुनकर जब गौतम पीछे मुड़ा तो उसने उस आदमी को जमीन पर पाया और उसके पास बादशाह को खड़े देखा। तभी बादशाह उस आदमी को देखते हुए गुस्से से बोला, कायर, पीछे से वार करता है, मैंने तुझे ये तो नहीं सिखाया था। यह सुनकर गौतम हैरान होते हुए बादशाह से बोला, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? बादशाह ने एक अफसोस के साथ बोला, हाँ बॉस, पहले ये लोग मेरे लिए ही काम करते थे, लेकिन फिर इन्हें किसी दूसरी पार्टी ने ज्यादा पैसों का लालच दिया तो इन्होंने पार्टी बदल ली। अचानक गौतम के कानों में रिया की सिसकियों की आवाज पड़ी। उसने देखा रिया साइड में एक बेंच पर बैठी रो रही थी। गौतम उसके पास जाकर बोला, ये सब क्या था रिया? और कौन है ये लोग? ये तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे? रिया ने गौतम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी रोई जा रही थी और गौतम से नजरें चुरा रही थी। तभी बादशाह उन आदमियों में से एक के बाल पकड़कर उसे गौतम के पास लाते हुए बोला, बॉस, इसका जवाब यही लोग देंगे। बोल, तू इस लड़की को परेशान क्यों कर रहा था? वो आदमी कमजोर आवाज में बोला, हम इसे परेशान नहीं कर रहे थे, बल्कि हम वसूली के लिए आए थे। वसूली? कैसी वसूली? उस आदमी ने रिया के लिए हुए लोन की पूरी बात गौतम को बताई और साथ में यह भी बताया कि सही समय पर लोन की इंस्टॉलमेंट ना चुकाने की वजह से 50 करोड़ का लोन अब 70 करोड़ तक बढ़ गया था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर कोई लोन नहीं चुका पाया तो उसके लिए कोर्ट बने हैं। इस तरह एक लड़की की इज्जत के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? तभी अचानक रिया रोते हुए बोली, ये मुझे छेड़ नहीं रहे थे, बल्कि मुझे अपने साथ ले जा रहे थे, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे इन्हें बेच दिया है। रिया की बात सुनकर गौतम और उसके साथी भौंचक्के रह गए। ये तुम क्या बोल रही हो रिया? भला एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कर सकती है, मेरी मॉम ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि मैं ना ही ये लोन चुका सकती हूं और ना ही वो, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। गौतम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे बताओ, तुमने लोन किस कंपनी से लिया था? मैं अभी उसे चुका दूंगा। एलीट फाइनेंस। लेकिन लोन बहुत बड़ा है, तुम उसे कैसे चुकाओगे गौतम? जैसे ही गौतम ने उस फाइनेंस कंपनी का नाम सुना, वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उस नाम से उसे कुछ याद आ रहा था। आखिर गौतम क्या सोच रहा था? क्या गौतम रिया का लोन चुका पाएगा? कहीं रिया किसी साजिश का शिकार तो नहीं थी? क्या हुआ बॉस, तुम किस सोच में पड़ गए? एलीट फाइनेंस का नाम सुनकर गौतम गहरी सोच में था, क्योंकि उसे उस नाम से कुछ याद आ रहा था। उसने बादशाह के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और रिया से बोला, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे ये लोन किस लिए लेने को कहा था? रिया ने गौतम को सारी बात बताई कि किस तरह उसके भाई का कर्ज चुकाने के लिए उसकी मॉम ने उसे लोन लेने के लिए फोर्स किया था। पर तुमने उन लोन पेपर्स पर साइन किए ही क्यों रिया, जब तुम्हें पता था कि तुम इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाओगी? गौतम के सवाल पर रिया थोड़ा घबरा गई, क्योंकि वो गौतम को यह बता नहीं सकती थी कि उसकी मां ने उसे किसी राज के चलते ब्लैकमेल किया था, और यही वजह थी कि उसे ना चाहते हुए भी उन लोन पेपर्स पे साइन करने पड़े थे। रिया की हिचकिचाहट गौतम ने भी नोटिस की और दोबारा उससे सवाल किया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो रिया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? प्लीज गौतम, तुमने मुझे इन गुंडों से बचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच, पर ये प्रॉब्लम मेरी है और तुम मुझे ही इससे डील करने दो। ये कहते हुए रिया वहां से उठकर तेजी से निकल गई। गौतम का शक अब यकीन में बदल चुका था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो रिया उससे छुपा रही थी, पर उसे रिया को फोर्स करना या उसका पीछा करना जरूरी नहीं लगा। पर अभी भी उसके दिमाग में उस फाइनेंस कंपनी का नाम घूम रहा था जिससे रिया ने लोन लिया था। गौतम ने उसी वक्त फिरोज को फोन लगाते हुए एलीट फाइनेंस कंपनी की सारी डिटेल्स निकालने को कहा। कुछ ही देर में फिरोज ने एलीट फाइनेंस की सारी डिटेल्स निकाल ली और गौतम को कॉल करके बताया, गौतम साहब, मैंने एलीट फाइनेंस का सारा कच्चा चिट्ठा खोज निकाला है। ये फाइनेंस कंपनी काफी सालों से लोगों को लोन दे रही है और उनसे हाई इंटरेस्ट पे पैसे ऐंठ रही है। कितने लोगों ने तो इससे तंग आकर सुसाइड तक कर लिया। और क्या आप जानते हैं ये फाइनेंस कंपनी छुपे तौर पे कौन चला रहा है? गौतम ने क्यूरियस होते हुए पूछा, कौन? माहिरा राठौड़। यह सुनकर गौतम गुस्से से भर गया। वो समझ गया था कि माहिरा वो सब क्यों कर रही थी।
गौतम ने रातों रात माहिरा के सभी बिजनेसेस बंद करवा दिए थे, पर उसे नहीं पता था कि माहिरा की एक फ्रॉड फाइनेंस कंपनी भी थी। इतने बड़े नुकसान के बाद माहिरा को पैसों की जरूरत थी और इसलिए वो अपनी उस फाइनेंस कंपनी के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी। पर गौतम को यह अभी तक समझ में नहीं आया था कि माहिरा ने रिया को जानबूझकर शिकार बनाया था या वो महज एक इत्तेफाक था। गौतम को सारी बात सिर्फ रिया और उसकी मां बबीता से ही पता चल सकती थी, इसलिए उसने वेदांत और बाशा को अपने साथ लिया और रिया के घर के लिए निकल गया। इधर रिया अपनी मॉम के घर में बैठी रोई जा रही थी। बबीता भी उस वक्त वहीं उसके सामने बैठी थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक मां अपने लालच के चलते अपनी बेटी का सौदा भी कर सकती है। आपको ऐसा करते शर्म नहीं आई? बबीता के ऊपर रिया के आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चिढ़ते हुए रिया से बोली, देखो तो जरा इस लड़की को, कोई अपनी मां से ऐसे बात करता है? औलादें तो अपने माता पिता के लिए अपनी जान तक दे देती हैं, तू थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकती? बबीता की बातों ने रिया का सीना छलनी कर दिया था। बबीता ने अपनी सगी बेटी के लिए जो शब्द बोले थे उससे रिया की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। देखो रिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जो लोन तुमने लिया है उसे चुका दो या फिर तुम्हें अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा। वैसे एक रास्ता और भी है, अगर तुम चाहो तो उस गौतम से अपना लोन चुकाने को बोल सकती हो। सुना है वो दिखता भले ही गरीब है पर है काफी मालदार पार्टी। बस मॉम, आप और कितना शर्मिंदा करेंगी मुझे? एक तो मेरे भाई के नाम पर झूठ बोलकर आपने मुझसे उन पेपर्स पे साइन कराए, ऊपर से अब मुझे इस तरह मेंटली टॉर्चर कर रही हैं। बबीता ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, मैं कहां तुम्हें टॉर्चर कर रही हूं? मैं तो तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि यही सही मौका है उस गौतम की लाइफ का हिस्सा बनने का। एक बार तू उसे अपनी बस में कर ले, फिर देख वो कैसे तेरे पीछे पीछे चलाएगा। तभी वहां एक तेज आवाज आई। सही कहा आपने, मैं रिया के पीछे पीछे कहीं भी आ सकता हूं। रिया और बबीता ने जब सामने खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा तो गौतम वेदांत और बाशा के साथ वहां खड़ा था। गौतम को वहां देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं बबीता भी बहुत ज्यादा चौंक गई। अरे गौतम बेटा, आओ आओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहां आने वाले हो, नहीं तो मैं तुम्हारी खातिरदारी का इंतजाम करके रखती। गौतम बबीता को घूरते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, खातिरदारी तो मैं आपकी करने आया हूं। आपने रिया के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए इतना तो करना बनता है। बबीता को गौतम से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। वो गौतम को वार्निंग देते हुए बोली, देखो गौतम, तो तुम मुझे ऐसे नहीं धमका सकते। ये तूने क्या किया रिया? इतना बड़ा धोखा तुम इसे मुझे यहां धमकाने के लिए लेकर आई हो? रिया की तरफ से गौतम बबीता को जवाब देते हुए बोला, धोखा तो आपने किया है, और वो भी अपनी खुद की बेटी के साथ। आपको तो मां कहलाने का भी हक नहीं है। मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं, और वो भी आपको सिर्फ ये बताने कि आज के बाद अगर आपने रिया को किसी भी प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तमीज से बात करो। तुम जानते नहीं कि एक औरत के घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर करवा सकती हूं। बबीता की धमकी पर गौतम को हंसी आ गई और वो बोला, रस्सी जल गई पर अकड़ अभी भी सख्त है। लगता है आपको डेमो दिखाना ही पड़ेगा। गौतम बाशा की ओर देखते हुए बोला, बाशा, ये हमें पुलिस की धमकी दे रही है। वैसे क्या आज तक तुम्हें पुलिस अंदर कर पाई? बाशा अपने चेहरे पर बने कट के निशान को खुजाते हुए बोला, मजाक मत करो बॉस, ये ससुराल वालों में इतना दम कहां जो बाशा टाइगर को छू भी सके। बाशा का खतरनाक चेहरा देखकर बबीता का डर और ज्यादा बढ़ गया। वो थोड़ा शांत होते हुए गौतम से बोली, देखो गौतम बेटा, ये हमारा पर्सनल मामला है। रिया ने जो लोन लिया है उसे वो चुकाना तो पड़ेगा ही। लोन रिया ने नहीं बल्कि आपने उसके नाम पर लिया है, इसलिए अब उसे चुकाएंगी भी आप। बबीता नाटक करते हुए बोली, पर बेटा वो पैसा तो रिया के भाई के लिए था, कौन सा मैंने अपने ऊपर खर्च किया है? झूठ मत बोलिए, मेरे पास आपकी हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। साफ समझ में आ रहा है कि वो पैसा आपने अपने शौक पूरे करने के लिए लिया था। रिया ने चौंकते हुए बबीता की ओर देखा। बबीता जिस तरह से नजरें चुरा रही थी उससे साफ समझ में आ रहा था कि गौतम जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। तभी बबीता बौखलाते हुए रिया से बोली, ये झूठ बोल रहा है रिया, मैंने सच में वो लोन तुम्हारे भाई के लिए लिया था जिससे मैं उसकी मुसीबत कम कर सकूं। गौतम अब बबीता के नाटक से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो झल्लाते हुए बोला, अच्छा, आपको आपके बेटे से बहुत प्यार है ना? रुको अभी बताता हूं। बाशा,
अपने आदमियों से कहो कि इनका बेटा जहां दिखे उसे उठा ले। जब उसकी चीखें इनके कानों में गूंजेंगी ना, तब इन्हें समझ में आएगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। बादशाह ने दोबारा से अपने चेहरे पर बने कट को सहलाते हुए एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, समझो आपका काम हो गया बॉस। गौतम की बात और बादशाह की शक्ल देखकर बबीता की हालत खराब हो गई। वो गिड़गिड़ाते हुए गौतम के पैरों पर गिरते हुए बोली, नहीं गौतम, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। गौतम चिढ़ते हुए बोला, बेटे के लिए इतना प्यार और बेटी के लिए? मुझे शर्म आती है तुम जैसी औरतों पर, जो खुद ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है। खबरदार, अगर आज के बाद रिया को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की तो रिया मेरी जिम्मेदारी है, और उस पर कोई आंच भी आ जाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब तो लोन के पैसे आपको ही चुकाने होंगे। रिया ने नम आंखों से गौतम की तरफ देखा। गौतम का बोला हर एक शब्द रिया के दिल में उतर गया था। तभी गौतम ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। बबीता अभी भी जमीन पर बैठी रोई जा रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से लोन चुकाएगी। इधर सिद्धा फार्मा के ऑफिस में सिद्धांत और निशा लंच ब्रेक खत्म करके अपने अपने कैबिन्स में जा रहे थे, जब अचानक से कनिका उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। निशा और कनिका की पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी, इसलिए निशा ने उसे अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना चाहा, पर तभी कनिका उसे टोकते हुए बोली, तुम दोनों को डायरेक्टर सर ने अपने चैम्बर में बुलाया है। निशा कनिका को एटीट्यूड देते हुए बोली, लेकिन अभी भी लंच टाइम खत्म नहीं हुआ है ना। कनिका ने उसकी बात अवॉइड करते हुए कहा, राइट नाउ फॉलो मी। इतना कहते हुए कनिका वहां से जाने लगी। निशा को समझ में नहीं आया कि उसे कनिका की बात सुननी चाहिए या नहीं, पर सिद्धांत के कहने पर वो दोनों कनिका के पीछे चल पड़े। जब वो दोनों भार्गव के चैम्बर में दाखिल हुए तो भार्गव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक सिगार थी, जिसका धुआं और गंध पूरे चैम्बर में फैली हुई थी। निशा और सिद्धांत के वहां जाते ही कनिका ने चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया। निशा और सिद्धांत को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि तभी भार्गव बिना उनकी तरफ मुड़े खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, तुम दोनों का यहां मन तो लग रहा है ना, तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं। उन दोनों को भार्गव का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगा। वो बिना कुछ जवाब दिए बेचैन नजरों से बस भार्गव को देखे जा रहे थे। तभी भार्गव अपने सिगार का एक कश लेते हुए उनकी तरफ पलटकर बोला, अगर है तो मैं तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। भार्गव की बात और उसके बोलने के अंदाज से निशा और सिद्धांत ऊपर से नीचे तक कांप गए। निशा लड़खड़ाती आवाज में भार्गव से बोली, देखिए सर, अगर आप मेरी उस दिन की हरकत से नाराज है तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूं, लेकिन प्लीज हमें इस नौकरी से मत निकालना। शायद आपको पता नहीं, पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन आजकल थोड़ी तंग चल रही है और हमें इस नौकरी की बहुत जरूरत है। भार्गव ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। भार्गव ने अपनी टेबल पर रखी एस्ट्रे में अपना सिगार बुझाया और अपनी ड्रॉर से एक चेक निकालकर उनकी ओर बढ़ाया और वो चेक निशा को पकड़ा दिया। निशा और सिद्धांत ने जैसे ही वो चेक देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 50 लाख रुपए! 50 लाख का चेक देखकर निशा और सिद्धांत के मुंह में पानी आ गया। तभी भार्गव ने आगे कहा, ये कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो ऐसे कई सारे चेक्स तुम्हारे हो सकते हैं। निशा चापलूसी भरे अंदाज में बोली, मुझे तो पहले से पता था आप जितने खड़ूस, मेरा मतलब है आप जितने सख्त दिखते हैं उतने हैं नहीं, बल्कि आपका दिल तो रिया से भी बड़ा है, तभी आप इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। भार्गव ने एक और सिगार जलाते हुए कहा, मक्खन लगाने वाले लोग मुझे हमेशा से पसंद नहीं। ये पैसे मैं तुम्हें खैरात समझकर नहीं दे रहा हूं, बल्कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। भार्गव के टॉन्ट से निशा चुप होकर खड़ी हो गई, पर तभी सिद्धांत भार्गव से बोला, इतने सारे पैसों के लिए अगर आप किसी का खून करने को भी कहेंगे तो वो भी हम करने को तैयार है सर। भार्गव अपने मुंह से सिगार का धुआं छोड़ते हुए बोला, तो कर दो। भार्गव के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर निशा और सिद्धांत मूर्ति की तरह जम गए, क्योंकि सिद्धांत ने तो बस ऐसे ही भार्गव से वो सब कहा था, पर उसे नहीं पता था कि भार्गव उस बात को लेकर सीरियस हो जाएगा। क्या सच में भार्गव सिद्धांत और निशा से किसी का खून कराना चाहता था? कहीं वो गौतम को तो नहीं मरवाना चाहता था? भार्गव ने उन दोनों को किस काम के पैसे दिए थे? क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मेरे लिए किसी का खून भी कर सकते हो, तो फिर
अब तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सिद्धांत और निशा के चेहरों पर 12 बजे हुए थे, जबकि भार्गव जोशी अभी भी सीरियस खड़ा उन दोनों को घूरे जा रहा था। तभी भार्गव ने धीरे धीरे अपने कदम सिद्धांत की ओर बढ़ाए और उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया। सिद्धांत उसकी आंखों में नहीं देख रहा था, बल्कि कांपता हुआ इधर उधर देखे जा रहा था। तभी भार्गव ने अपने सिगार का कश लेते हुए सिद्धांत के चेहरे पर धुआं छोड़ा, जिससे सिद्धांत खांसने लगा। भार्गव ने सीरियस टोन में कहा, मैं तुम दोनों से पहले ही कह चुका हूं कि मुझे चापलूसी पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें यहां एक डील के लिए बुलाया है, तो जितना तुम सुनोगे और कम बोलोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। निशा और सिद्धांत ने कांपते हुए बिना कुछ कहे हां में अपना सिर हिलाया। गुड, अब सुनो, तुम्हें किस बात के पैसे मिले हैं? पिछले कुछ महीनों में सिद्धा फार्मा ने पूरी दुनिया को अपनी चमत्कारी दवाइयों से फायदा पहुंचाया है। तुम्हें बस ये पता करना है कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है। निशा ने हैरानी से धीमी आवाज में पूछा, क्या मतलब है आपका? भार्गव निशा की तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम्हारा दामाद यानी कि गौतम, वो जिस सिद्ध विद्या की मदद से दवाइयों पर रिसर्च करता है, तुम्हें उस रिसर्च के बारे में पता करना है। उसके पास जो सीक्रेट फॉर्मूला है, मुझे वो चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि वो किस खास जड़ी बूटी से वो सभी दवाइयां बना रहा है, और तुम्हें ये जल्द से जल्द पता लगाना है। सिद्धांत और निशा ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। तभी निशा भार्गव की तरफ मुड़ते हुए बोली, लेकिन सर, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? भार्गव ने पैनी नजरों से निशा की तरफ देखते हुए कहा, जासूसी तुम लोगों के खून में है, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है कि तुम लोग अपने दामाद को कुछ खास पसंद नहीं करते हो, बस उससे मिलने वाले फायदे से मतलब रखते हो। तो इस बार वो फायदा उठाने का मौका मैं तुम्हें दे रहा हूं। मुझे किसी भी हाल में जल्द से जल्द वो फॉर्मूला चाहिए, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो ये चेक मुझे लौटा सकते हो। और भी लोग हैं जो इतनी बड़ी रकम के लिए मेरा काम करने को तैयार हो जाएंगे। निशा और सिद्धांत हाथ आया मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए निशा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, हमारे रहते आपको किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी? हम आपको वो फॉर्मूला लाकर जरूर देंगे। भार्गव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। गुड, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। शाम के वक्त गौतम अपने विला लौट रहा था। रिया की प्रॉब्लम तो उसने सॉल्व कर दी थी। अब उसे यह पता लगाना था कि क्या सच में माहिरा ने जानबूझकर रिया के साथ वो सब किया था। वो माहिरा के बाकी बिजनेसेस पहले ही बंद करवा चुका था, और अगर वो चाहता तो उसकी उस फाइनेंस कंपनी पर भी ताला लगवा सकता था। लेकिन बबीता को सबक सिखाने के लिए उसने कुछ टाइम तक वैसा कुछ ना करने का डिसीजन लिया। विला पहुंचकर जब उसने डोरबेल बजाई तो अवनी ने दरवाजा खोला। जैसे ही गौतम की नजर अवनी पर पड़ी, उसकी आंखें अवनी को देखती ही रह गईं। अवनी ने वाइन कलर का एक सुंदर सा वन पीस पहना हुआ था, आंखों में काजल, होठों पे ग्लॉसी लिपस्टिक, बाल खुले हुए और चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल। गौतम उसे देखता ही रह गया। अवनी किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। एक पल के लिए गौतम की सारी थकान मिट गई और वो किसी मूर्ति की तरह जम सा गया। तभी अवनी सिदकटिव आवाज में उससे बोली, आज घर के बाहर ही रहने का इरादा है या अंदर भी आओगे? गौतम ने मुश्किल से अपने होश संभालते हुए कहा, हाँ वो मैं। गौतम के पास कुछ बोलने को था ही नहीं। वो चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि पूरा घर आज कुछ अलग ही लग रहा था। जगह जगह पर फ्रेग्रेंस कैंडल्स रखे हुए थे और साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। उस हल्की रोशनी में भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो गौतम किसी 7 स्टार होटल के हनीमून स्वीट में आ गया हो। तभी दरवाजा बंद करते हुए अवनी उसके पास आकर खड़ी हो गई। गौतम ने धीरे से अवनी से पूछा, ये सब? अवनी गौतम की बात बीच में ही काटते हुए धीमी आवाज में बोली, आज हमारी डेट है, हम कहीं बाहर तो जाते नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे ही। गौतम के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अवनी की तरफ एक स्माइल के साथ देखा। अवनी की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो गौतम के दिल की धड़कनें बढ़ाई जा रही थी। अवनी ने गौतम का हाथ धीरे से पकड़ा और उसे डाइनिंग हॉल की तरफ ले गई। वहां पहुंचकर गौतम ने देखा कि डाइनिंग टेबल के बीचों बीच कुछ फैंसी कैंडल्स रखी थीं और साथ ही ढेर सारी खाने की स्वादिष्ट डिशेस। वो सब देखकर गौतम काफी सरप्राइज था। वो अवनी की तरफ देखते हुए बोला, ये सब तुमने अकेले किया? अवनी ने गौतम की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा,
वैसे ये सब करने का प्लान तो तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम तो आजकल मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करते, तो मुझे ये सब अकेले ही करना पड़ा। अवनी की सिडक्टिव आवाज गौतम के अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा कर रही थी। तभी अवनी ने गौतम का हाथ पकड़ते हुए उसे चेयर पे बिठाया और खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर अवनी धीरे से बोली, आप शुरू करें? गौतम ने हिचकिचाते हुए पूछा। कब? क्या? डिनर। गौतम खुद को संभालते हुए किसी बच्चे की तरह हंसकर बोला। ओह हाँ। उन्होंने साथ में डिनर किया और ढेर सारी बातें भी। काफी टाइम बाद गौतम को खाने का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा था। डिनर के बाद जब गौतम हैंड वॉश करके वॉशरूम से बाहर आया तो उसे एक रोमांटिक म्यूजिक सुनाई दिया। उसने देखा अवनी ने म्यूजिक सिस्टम पर एक रोमांटिक ट्रैक लगाया था और म्यूजिक सिस्टम के पास खड़ी उसे ही एकटक निगाहों से देख रही थी। अवनी धीरे से गौतम के पास आई और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए धीरे से बोली, कैन वी डांस? गौतम ने एक स्माइल के साथ अपना हाथ अवनी के हाथ में दिया और फिर वो लिविंग एरिया के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। गौतम अभी भी अवनी की आंखों में खोया हुआ था और उसने एक हाथ से अवनी का हाथ पकड़ा था और उसका दूसरा हाथ उसकी जेब में था। अवनी ने एक नॉटी स्माइल के साथ कहा, लगता है आज तक तुमने कभी किसी लड़की के साथ डांस नहीं किया। एक लड़की को कैसे पकड़ते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं। गौतम ने अवनी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं आता, तुम सिखा दो। अवनी ने धीरे से गौतम का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे अपनी वेस्ट पर रखा। उसके बाद वो धीरे धीरे डांस करने लगे। गौतम अवनी के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहा था और उसकी आंखें अभी भी अवनी की खूबसूरती को निहार रही थी। अवनी की गहरी आंखों में डूबे गौतम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी खास किस्म के नशे में हो या फिर किसी सुनहरे सपने को जी रहा हो। धीरे धीरे उनके बीच का फासला और कम होता गया और वो एक दूसरे के और करीब आ गए। अब वो एक दूसरे के इतना करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। उन दोनों के अंदर एक आग सी लगी हुई थी जो धीरे धीरे उस ठंडे माहौल का टेम्परेचर बढ़ाई जा रही थी। उन दोनों के शरीर का फासला तो अब ना के बराबर रह गया था और अब उनके होठों का गैप भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वो दोनों कभी एक दूसरे की आंखों में तो कभी एक दूसरे के होठों को देख रहे थे और तभी अवनी ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने होठों पे गौतम के स्पर्श का इंतजार करने लगी। गौतम अवनी के होठों को चूमने ही वाला था कि तभी घर की डोरबेल बजी। उस रोमांटिक म्यूजिक में कर्कश डोरबेल की म्यूजिक किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं थी। एक बार फिर उन दोनों के बीच पनप रहा वो मोमेंट किसी की वजह से बर्बाद हो गया था। अवनी गौतम से दूर हटकर खड़ी हो गई और थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, अब इस वक्त कौन आ गया? मूड तो गौतम का भी खराब हो गया था पर वो अवनी को इरिटेट नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो शांत स्वर में बोला, रुको मैं देखता हूँ। गौतम आगे बढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के बाहर खड़े दो लोगों पर पड़ी वो चौंक गया और कांपते शब्दों में बोला, आप लोग? दरवाजे के बाहर सिद्धांत और निशा खड़े थे। उन्हें वहां देखकर गौतम ऊपर से नीचे तक कांप गया था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों वहां किस मकसद से आए थे। तभी अवनी भी उन दोनों को देखकर हैरानी से बोली, मामा जी, मामी जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दोनों बिना बुलाए ही घर के अंदर दाखिल हो गए और अवनी के पास जाकर खड़े हो गए। सिद्धांत एक बड़ी सी फेक स्माइल के साथ बोला, क्यों, क्या हम अपनी भांजी और दामाद जी से मिलने भी नहीं आ सकते? अवनी, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, पर बेटी इससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदल जाता। हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं, हमें बस तुम्हारी याद आ रही थी और इतने टाइम से हम मिले भी नहीं थे, इसलिए बस तुम लोगों के हालचाल लेने चले आए। गौतम बहुत बेचैन फील कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं निशा और सिद्धांत अवनी को सिद्धा फार्मा के बारे में कुछ ना बता दें। वो जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, अच्छा किया आपने जो हमसे मिलने आ गए। अवनी भी काफी टाइम से अकेला फील कर रही थी, इसी बहाने आप दोनों से मिलकर उसे भी अच्छा लगेगा। आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए डिनर लगाता हूँ। अवनी जरा देखना किचन में कुछ खाने को बचा है, तब तक मैं टेबल लगा देता हूँ। अवनी ने गौतम को घूर के देखा। गौतम को अवनी की आंखों में उतरा हुआ गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी अवनी कुछ बोली नहीं और चुपचाप किचन में चली गई। अवनी के वहां से जाते ही गौतम उन दोनों से सीरियस टोन में बोला,
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखो गौतम, हम जानते हैं तुमने अवनी को कुछ नहीं बताया है, पर हमारा विश्वास करो, हम यहां सिर्फ फैमिली की तरह आए हैं। तुम फिक्र मत करो, अवनी को हम कुछ नहीं बताएंगे। गौतम को उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि वो दोनों जरूर वहां किसी मतलब से आए थे, लेकिन फिर भी उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो वैसे ही गौतम अवनी के परिवार से तंग आ गया था, क्योंकि जब जब उसके और अवनी के बीच कोई रोमांटिक मोमेंट बनने वाला होता था तो अवनी के परिवार का कोई ना कोई सदस्य उनके प्लान को बर्बाद कर देता था। कुछ देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। गौतम और अवनी पहले ही डिनर कर चुके थे, जिस वजह से वो निशा और सिद्धांत को सिर्फ कंपनी देने के लिए वहां बैठे थे। वहीं निशा और सिद्धांत बिना बात के ढेर सारी बात किए जा रहे थे, जबकि अवनी और गौतम को उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी गौतम के फोन पर प्रियंका का कॉल आया और वो उससे बात करने दूसरे कमरे में चला गया। गौतम के वहां से जाते ही निशा भी वॉशरूम का बहाना बनाते हुए वहां से उठी और सीधा छुपते छुपाते स्टडी रूम में गई। निशा ने वहां हर जगह तलाशी ली, पर उसे कहीं भी सिद्धा मेडिसिन का फॉर्मूला नहीं मिला। आखिर में कम समय और कुछ ना हासिल होने की वजह से उसने भार्गव को कॉल करते हुए धीरे से कहा, भार्गव सर, मैंने पूरा स्टडी छान मारा, पर मुझे यहाँ वो फॉर्मूला नहीं मिला। मुझे लगता है गौतम ने वो फॉर्मूला ऑफिस में ही कहीं छुपा रखा है। फोन के दूसरी तरफ से भार्गव की गुस्से से भरी आवाज आई, बेवकूफ, क्या इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे? किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे गौतम खुद ही वो फॉर्मूला मेरे हाथ में रख दे। ये कहते हुए भार्गव ने गुस्से से फोन काट दिया। देर रात सिद्धा फार्मा के ऑफिस में किसी के कदम लैब की तरफ बढ़ रहे थे। उसके पास लैब में जाने की एक्सेस की थी। वो लैब के अंदर गया और उस सेक्शन में जाकर खड़ा हो गया जहां दवाइयों की पैकेजिंग होती थी। उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था कि वहां वो कुछ ऐसा करने गया था जो गौतम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। आखिर वो शख्स कौन था और लैब में क्यों गया था? क्या भार्गव के हाथ वो सीक्रेट फॉर्मूला लग जाएगा, या निशा और सिद्धांत का असली चेहरा गौतम के सामने आएगा? हमारे साथ धोखा हुआ है, सिद्धा फार्मा हाय हाय। सिद्धा फार्मा की बिल्डिंग के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। वो सभी लोग सिद्धा फार्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं भीड़ के कुछ लोग दिव्यंका और समीर के नाम के पुतले जला रहे थे। उसी बीच गौतम अपनी कार से सिद्धा फार्मा के ऑफिस पहुंचा तो भीड़ और प्रोटेस्ट देखकर भौंचक्का रह गया। जैसे ही भीड़ ने गौतम की कार को बिल्डिंग की तरफ आते देखा, वो गौतम की कार को घेर कर खड़े हो गए और कार के दरवाजे और शीशों पर गुस्से से अपने हाथ पीटने लगे। गौतम को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां अचानक से क्या हो गया था। वो किसी तरह भीड़ से बचता हुआ अपनी कार को लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ा, जहां वेदांत और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे कार से निकलने में मदद की और वो उसे सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर ले गए। ये सब क्या हो रहा है वेदांत? ये भीड़ और ये प्रोटेस्ट, इसकी वजह क्या है? आप अंदर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। वेदांत की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी और चेहरे पर घबराहट। गौतम सीधा दिव्यंका से मिलने उसके चैम्बर की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही वो ऑफिस के अंदर पहुंचा, उसने पूरे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा पाया। सारा स्टाफ गौतम को हैरानी से देख रहा था और आपस में कानाफूसी कर रहा था। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और बाहर ये क्या तमाशा हो रहा है? किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी सब हैरान थे। गौतम ने थोड़ा सख्ती बरतते हुए एक स्टाफ मेंबर से पूछा, कोई मुझे बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? और दिव्यंका कहाँ है? वो स्टाफ मेंबर थोड़ा घबराते हुए बोला, सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। गौतम ने बिना समय गंवाए अपने कदम कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ा दिए। कॉन्फ्रेंस हॉल में कंपनी के सभी डायरेक्टर्स बैठे थे। सबके चेहरों पर चिंता के भाव थे और वो सब किसी सीरियस इश्यू पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी कॉन्फ्रेंस टेबल के आखिर में बैठा भार्गव गुस्से से बोला, हमने ये कंपनी लोगों की भलाई के लिए शुरू की थी, इसलिए नहीं कि इससे लोगों का नुकसान हो। आज पूरी दुनिया इस कंपनी के खिलाफ खड़ी है और इसका जिम्मेदार कौन है, यह आप सब अच्छे से जानते हैं। भार्गव की बात का जवाब देते हुए समीर बोला, मैं जानता हूं ये क्राइसिस का टाइम है, लेकिन ऐसे ही हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हमें इस बात की जड़ तक जानना होगा और ये जानना होगा कि इसके पीछे किसकी गलती है। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया समीर कि इसके पीछे कौन है? तुम्हें क्यों ही समझ आएगा? दोस्ती ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी जो बांध रखी है, लेकिन भूलो मत कि इस कंपनी के सबसे ज्यादा स्टेक्स मेरे नाम पर हैं। अगर ये कंपनी बंद हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। दिव्यंका भी वहां बैठी थी
और उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उसे भी समीर की तरह भार्गव की बात अच्छी नहीं लग रही थी। तभी गौतम कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ और जैसे ही वो अंदर घुसा वहां बैठे सभी लोगों ने उसे हैरानी से देखा। गौतम ने यह नोटिस किया कि सब लोग उसे एक अजीब नजरों से देख रहे थे और सबसे ज्यादा अगर किसी की आंखों में वो अपने लिए नफरत देख पा रहा था तो वो था भार्गव। वो गौतम के कुछ बोलने से पहले ही तीखे शब्दों में बोला, आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। क्या कोई मुझे बताएगा कि बाहर ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग और ये कंपनी के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं? गौतम की बात के जवाब में भार्गव चिढ़ते हुए बोला, बाहर ये सब जो भी हो रहा है इसकी वजह तुम हो गौतम। गौतम ने हैरानी से कहा, मैं? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? भार्गव ने बड़ी बड़ी आंखों से गौतम को घूरते हुए कहा, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो गौतम। तुम भले ही ये बात कबूल न करो, लेकिन यहां बैठा हर कोई जानता है कि तुमने अपने काम के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी बनाई हुई दवाइयों से न जाने कितने ही लोग बीमार हो गए हैं और एक इंसान की तो लगभग जान ही चली गई है। गौतम की हैरत का ठिकाना न रहा। एक पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ था कि आखिर भार्गव क्या बोल रहा था। वो बेचैन होते हुए समीर की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बोल रहा है समीर? भार्गव समीर के जवाब देने से पहले ही गरजते हुए बोला, समीर से क्या पूछ रहे हो? सच्चाई जाननी है तो मुझसे पूछो। तुमने दुनिया को अपनी फेक मेडिसिन के झांसे में लाकर ये कंपनी शुरू तो करवा दी, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम्हारी कल्पभद्र के साइड इफेक्ट से लोगों की तबीयत खराब होने लगी तब तुम्हारी और तुम्हारी दवाई की सच्चाई सामने आई। वो बात गौतम के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वो भार्गव की बात को सिरे से नकारते हुए बोला, नहीं, ये झूठ है। अच्छा, बाहर जो लोग खड़े हैं वो सब झूठे हैं? बाहर जो भीड़ है ये वही लोग हैं जिनके अपनों ने तुम्हारी बनाई हुई दवा खाके अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। थोड़े से प्रॉफिट के लालच में तुमने इस कंपनी को ढाल बनाकर अपनी फेक मेडिसिन का मास प्रोडक्शन करवाया और अब इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। गौतम को किसी साजिश की बू आ रही थी, लेकिन वो उस वक्त इतना ज्यादा शौक में था कि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता था। तभी दिव्यंका गौतम का सपोर्ट करते हुए भार्गव से बोली, बिना किसी सबूत के आप ऐसे ही गौतम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। भार्गव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिव्यंका को जवाब देते हुए कहा, किसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है? रुको, आज तुम्हारे साथ साथ इस रूम में बैठा हर शख्स गौतम का काला चिट्ठा अपनी आंखों से देखेगा। भार्गव ने कनिका को इशारा किया और कनिका ने प्रोजेक्टर ऑन किया। अगले ही पल सामने दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट खुलकर आई जो कल्पभद्र घास से बनी कुछ दवाइयों की थी। भार्गव उस रिपोर्ट की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ सबसे बोला, ये देखिए, ये वो सभी मेडिसिन की रिपोर्ट है जिनका प्रोडक्शन इस कंपनी में हुआ है। इस रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हैं कि इन मेडिसिन में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो अगर किसी इंसान के शरीर में चले जाएं तो उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। गौतम वो रिपोर्ट देखकर भौंचक्का रह गया था, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में सच में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद थे जो मेडिकली किसी भी इंसान को बीमार करने के लिए काफी थे। पर गौतम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो केमिकल्स उन दवाइयों में कहां से आए थे, क्योंकि हर दवा के प्रोडक्शन से पहले गौतम ने खुद लैब में सारी रिसर्च की थी और उस वक्त उसे उनमें से एक भी जानलेवा केमिकल उनमें नहीं मिले थे। गौतम समझ गया था कि किसी ने लैब में घुसकर उन दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिस वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी। पर अभी तक वो ये नहीं समझ पाया था कि आखिर वो कौन कर सकता था, क्योंकि लैब में घुसने का एक्सेस सिर्फ उसके पास ही था। कोई तो था जिसने गौतम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी में काम करने वाला शख्स था। सबसे पहले तो गौतम को भार्गव पे ही शक था, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि भार्गव अकेला नहीं था जिसने वो सब किया था, बल्कि उस कंपनी में कोई और भी था जो उसे फंसाने के लिए भार्गव का साथ दे रहा था। उन रिपोर्ट्स को देखकर वहां बैठा हर शख्स चौंक गया था और शक और सवालों की नजर से गौतम को घूरे जा रहा था। तभी भार्गव गौतम को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी गौतम। इस कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते न सिर्फ मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालता हूं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस इंक्वायरी का प्रपोजल भी रखता हूं। मैं अपने साथी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी गौतम के खिलाफ पुलिस इंक्वायरी में मेरी मदद करें। भार्गव अपनी चाल चल चुका था और गौतम ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वहां बैठे ज्यादातर डायरेक्टर्स भार्गव के सपोर्ट में आ गए थे। सिर्फ दिव्यंका और समीर ही थे जिन्हें गौतम पर अभी भी भरोसा था। दिव्यंका अपनी जगह से खड़ी होते हुए सभी डायरेक्टर से बोली,
आप सबका दिमाग तो ठीक है। मैं मानती हूं कि हमारी बनाई हुई मेडिसिन में ये केमिकल्स मिले हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इसका जिम्मेदार गौतम है? शायद आप सब भूल रहे हैं कि गौतम की रिसर्च की वजह से ही ये कंपनी फॉर्म हुई है। यहां तक कि ग्लोबल फार्मा ने भी गौतम की रिसर्च के बिहाफ में ही हमें ये कंपनी शुरू करने की क्लीन चिट दी थी। कम से कम हम सबको एक बार गौतम को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तो देना ही चाहिए। दिव्यंका की बात पे सभी डायरेक्टर्स बिना कुछ बोले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी भार्गव बोला, ठीक है दिव्यंका, अगर तुम कहती हो तो हम गौतम को उसकी इनोसेंस साबित करने का एक मौका जरूर देंगे। गौतम को हमसे कल्पभद्र का फॉर्मूला शेयर करना होगा। साथ ही उसे इस घास का सोर्स हमें बताना होगा कि उसे कहां से और किस तरह इसका बल्क स्टॉक मिलता है। गौतम को सारा खेल समझ में आ गया था। ये सब भार्गव ने जानबूझकर किया था, जिससे वो गौतम से उसकी बनाई दवाइयों का फॉर्मूला जान सके। गौतम ने एक शर्त पे सिद्धा फार्मा में काम करना मंजूर किया था कि वो अपनी दवाइयों का फॉर्मूला किसी से भी शेयर नहीं करेगा, फिर चाहे वो समीर हो या दिव्यंका। और वहीं से वो भार्गव की नजरों में खटकने लगा था। भार्गव उस फॉर्मूला को अपने नाम से पेटेंट कराना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि गौतम दुनिया के सामने अपना नाम नहीं ला सकता था। साथ ही भार्गव उस फॉर्मूला को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, या फिर उनके फायदे के लिए जिनके हाथ की कठपुतली भार्गव खुद था। लेकिन भार्गव के दांव से गौतम उस दोराहे पर आ खड़ा हुआ था, जब उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना फॉर्मूला भार्गव के साथ साझा करना पड़ रहा था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बार अगर कल्पभद्र का फॉर्मूला भार्गव जैसे इंसान के हाथ लग जाता तो वो उसे इंसानियत के खिलाफ भी यूज कर सकता था। गौतम शांत खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी भार्गव गौतम पर तंज कसते हुए बोला, तुम चुप क्यों खड़े हो गौतम? बोलो, क्या तुम वो फॉर्मूला हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो, या फिर तुम्हें डर है कि ऐसा करने से तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी? सभी लोग गौतम की तरफ एकटक होकर देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। कुछ सोचते हुए गौतम ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं वो फॉर्मूला सभी के साथ शेयर करने के लिए राजी हूं। गौतम की बात सुनकर भार्गव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने गौतम के लिए ऐसा जाल बुना था जिसमें दोनों तरफ से जीत उसकी ही थी। अगर गौतम वो फॉर्मूला शेयर करने को राजी हो जाता तो भार्गव की जीत पहले से ही तय थी, और अगर वो ऐसा न करता तो गौतम को सिद्धा फार्मा छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भार्गव को वो फॉर्मूला हासिल करके हो सकता था, और अब उसे अपना वो मकसद पूरा होता नजर आ रहा था। लेकिन तभी गौतम अचानक से बोला, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। भार्गव के चेहरे की मुस्कान थोड़ी हल्की पड़ गई। उसे डर था कि गौतम कहीं इन 2 दिनों में सच का पता ना लगा ले, इसलिए वो बोला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। इस बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ जमा है जो गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही रहेगी। हमें जल्द से जल्द इस पूरे मैटर को सॉल्व करना है, इसलिए तुम्हें वो फॉर्मूला आज ही शेयर करना होगा। गौतम शांत स्वर में जवाब देते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए, और अगर आपके पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं है तो आप जो चाहें कर सकते हैं। कहिए तो मैं आज ही खुद को पुलिस के हवाले कर देता हूं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो खुद ब खुद सच्चाई तक पहुंच जाएगी। गौतम की बात से भार्गव घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो कहीं सच्चाई सबके सामने खुल के ना जाए। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी गौतम की बात मानने का फैसला किया। ठीक है, तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 दिन है, लेकिन अगर इन 2 दिनों में तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें मानना होगा। गौतम ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर इन 2 दिनों में मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर ली तो आपको इस कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा और अपने स्टेक्स दिव्यंका के नाम करने होंगे। गौतम की बात से भार्गव ऊपर से नीचे तक हिल गया और वहां बैठे लोग भी भौचक्के रह गए। क्या भार्गव गौतम की शर्त मानेगा? क्या 2 दिनों में गौतम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर गौतम के खिलाफ भार्गव का साथ कौन दे रहा था? क्या हुआ मिस्टर भार्गव? अब आप चुप क्यों खड़े हैं? अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो आप साफ साफ कह सकते हैं। गौतम ने भार्गव को उसी के जाल में फंसा दिया था। वहां बैठे सभी लोगों की नजर भार्गव पे थी और भार्गव जवाब देने में हिचकिचा रहा था। भार्गव इतना ज्यादा प्रेशर में आ गया था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी चुप्पी उसे वहां बैठे लोगों की नजर से गिरा सकती थी। लेकिन तभी
कुछ सोचते हुए भार्गव ने गौतम को जवाब दिया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वहां मौजूद सिर्फ समीर और दिव्यंका ही थे जो भार्गव के जवाब से थोड़े संतुष्ट थे। बाकी सभी के लिए वो बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी। भार्गव की बात सुनते ही गौतम के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो यही चाहता था कि भार्गव ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसकी शर्त मान ले, जिससे गौतम को खुद की बेगुनाही साबित करने का समय भी मिल जाए और वो भार्गव को सिद्धा फार्मा से उखाड़ फेंके। गौतम बिना कुछ बोले वहां से चला गया और बाकी के लोग भी एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। अब वहां सिर्फ भार्गव और कनिका ही बाकी रह गए थे। सबके वहां से जाते ही कनिका भार्गव के पास आते हुए धीरे से बोली, ये आपने क्या किया सर? आपको गौतम की शर्त नहीं माननी चाहिए थी। अगर इन 2 दिनों में उसने सच का पता लगा लिया तो? अगर उसने सच का पता लगा भी लिया तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो उस सच को दुनिया के सामने कभी ला ही नहीं पाएगा। भार्गव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, मानो जैसे उसके दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। उसने अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए कहा, हेलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर गौतम सीधा अपने चैम्बर में गया, जहां प्रियंका पहले से मौजूद थी। वो गौतम की टेबल पर रखी फाइल्स को हटाकर कुछ ढूंढ रही थी, पर जैसे ही गौतम अपने चैम्बर के अंदर दाखिल हुआ, प्रियंका सकपकाती हुई दूर हटकर खड़ी हो गई। सर आप यहाँ? प्रियंका के हाव भाव गौतम को काफी अजीब लगे और वो उस पर शक करते हुए बोला, क्यों? शायद ये चैम्बर मेरा है और मैं यहाँ जब चाहे आ सकता हूँ। वैसे तुम मेरी टेबल पर क्या ढूंढ रही थी? प्रियंका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपकी टेबल अरेंज कर रही थी। एक्चुअली आज ऑफिस के बाहर बहुत सारी भीड़ है ना, तो इसलिए मुझे लगा आज आप ऑफिस नहीं आएंगे। गौतम धीरे से अंदर आते हुए प्रियंका की आंखों में देखते हुए बोला, इतनी भीड़ होने के बाद जब तुम ऑफिस आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? प्रियंका के पास गौतम की बात का कोई जवाब नहीं था, ना ही वो गौतम की आंखों में देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गौतम से नजरें चुरा रही थी, मानो जैसे वो कुछ छुपा रही हो। गौतम ने भी उससे और कोई सवाल नहीं किया और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, लगता है तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। प्रियंका घबराते हुए उसकी तरफ मुड़कर बोली, जी? तुम्हें अच्छे से पता है कि ऑफिस आते ही मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए होती है, पर मैं देख रहा हूं कि आज तुम्हारा सारा फोकस मेरी टेबल को अरेंज करने में ही है, लेकिन इस टेबल पे मुझे मेरी कॉफी कहीं नजर नहीं आ रही है। प्रियंका ने गहरी सांस ली, मानो जैसे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई हो। आई एम सॉरी सर, मैं अभी आपकी कॉफी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए प्रियंका गौतम के लिए कॉफी लाने उस चैम्बर से बाहर निकल गई। कई दिनों से गौतम प्रियंका को नोटिस कर रहा था। उसका बर्ताव उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उस वक्त उसके लिए वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। प्रियंका के चैम्बर से जाते ही गौतम ने धीरे से अपनी डेस्क की ड्रॉअर खोली और उसके अंदर से एक लीड से बना बॉक्स बाहर निकाला। है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहां सर्च कीजिए रॉयल घर जमाई 4 नंबर पे गौतम ने उस टैबलेट को ऑन किया और पूरे ऑफिस की कुछ दिन पुरानी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि 4 दिन पहले की रात की सारी फुटेजेस गायब थीं, मानो जैसे किसी ने जानबूझकर वो सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दी हो। इस बात से गौतम को पूरा यकीन हो गया कि 4 दिन पहले किसी ने देर रात ऑफिस में आकर कुछ गड़बड़ की है। गौतम ने उस टैबलेट पे एक दूसरा ऐप ओपन किया। दरअसल ये बात समीर और दिव्यंका को भी नहीं पता थी कि गौतम ने पूरे ऑफिस में स्पाई कैमरास लगाए थे, जिनका एक्सेस सिर्फ उसके पास ही था। उस ऐप में उस रात की सारी फुटेजेस थीं, जिस रात कोई चुपके से उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। गौतम ने जब उस रात की फुटेजेस देखी तो उसमें उसे एक लड़की नजर आई जो देर रात 2 बजे ऑफिस की लैब में एंटर हुई थी। जिन टेस्ट ट्यूब्स में कल्पभद्र से बने सॉल्यूशंस रखे थे, उनमें उस लड़की ने एक ड्रॉपर की मदद से कुछ मिलाया था। गौतम वो देखकर समझ गया कि ये वही केमिकल था जो उन दवाइयों में पाया गया था जब उन सॉल्यूशन से दवा बनाकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। गौतम का शक अब पक्का हो गया था कि उसके पीछे भार्गव जोशी का हाथ था, क्योंकि वो लड़की जो लैब में दाखिल हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि भार्गव की पर्सनल असिस्टेंट कनिका थी। लेकिन गौतम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कनिका लैब में घुसी कैसे थी, क्योंकि उस लैब में जाने का एक्सेस सिर्फ गौतम के पास ही था और जो उसके असिस्टेंट्स लैब में काम करने जाते थे वो गौतम की मौजूदगी में ही जा सकते थे।
गौतम ने कनिका की लैब में एंटर करती हुई फुटेज को दोबारा से देखा। जब उसने उसके हाथ की ओर जूम किया तो उसने देखा कि उसके हाथ में उस लैब का एक्सेस कार्ड का एपिसोड था। पर ये कैसे हो सकता था? क्योंकि गौतम का एक्सेस कार्ड तो अभी भी गौतम के पास ही था, जिसे वो हमेशा अपने साथ ही रखता था। तभी गौतम को अचानक से याद आया कि ठीक वैसा ही एक स्पेयर एक्सेस कार्ड उसने अपने घर पे, अपने स्टडी रूम में भी छुपा रखा था। गौतम ने फौरन एक दूसरे ऐप पे क्लिक किया, जिससे उसके घर के स्टडी रूम की सीसीटीवी फुटेजेस उसके टैबलेट की स्क्रीन में खुल गईं। उसकी आंखों के सामने उस रात की फुटेज आई जिस रात कनिका लैब में दाखिल हुई थी। उस फुटेज में जो कुछ भी गौतम ने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। जिस रात कनिका ने लैब में घुसकर दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके कुछ ही घंटों पहले गौतम के घर पे निशा और सिद्धांत आए थे। गौतम ने उस फुटेज में निशा को अपने स्टडी रूम में जाते देखा, जहां वो कुछ ढूंढ रही थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने किसी को कॉल लगाया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसका वो कॉल कट गया, जो असल में भार्गव ने खुद ही काटा था। निशा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। वो स्टडी रूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर स्टडी रूम में रखी टेबल की ड्रॉअर पर पड़ी। निशा ने आगे बढ़ते हुए वो ड्रॉअर खोली और उसके अंदर से ठीक वैसा ही लीड बॉक्स निकाला जैसा गौतम के ऑफिस की ड्रॉअर में था। उस बॉक्स को खोलते ही निशा को उसमें लैब का स्पेयर एक्सेस कार्ड मिला। निशा ने दोबारा से किसी को कॉल किया और उससे कुछ बात की। कॉल कटने के बाद निशा के चेहरे पर एक खुशी साफ नजर आ रही थी और निशा उस एक्सेस कार्ड को अपने पर्स में छुपाकर स्टडी रूम से निकल गई। गौतम के सामने अब क्लियर पिक्चर आ चुकी थी। वो धीरे से बड़बड़ाया, इसका मतलब मेरा शक सही था। अवनी के मामा मामी उस भार्गव के लिए काम कर रहे हैं। गौतम को निशा और सिद्धांत पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। इन दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे उस भार्गव को सबक सिखाना है। गौतम ने उसी समय बादशाह को कॉल लगाया। बादशाह, तुम्हारे लिए एक काम है। अगली सुबह भी सिद्धा फार्मा के ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन इस बार कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी उस प्रोटेस्ट से जुड़ गए थे। साथ ही वो लोग अपने साथ कुछ पेशेंट्स को भी वहां लेकर आए थे, जिनमें से कुछ की हालत बहुत खराब नजर आ रही थी। ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर से भार्गव अपने चैम्बर की खिड़की के पास खड़ा वो सब देख रहा था। उसके साथ वहां कनिका भी थी। उस भीड़ को देखकर कनिका काफी चौंक गई थी। उसने घबराते हुए भार्गव से कहा, आज तो कल से ज्यादा भीड़ है सर, लोगों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर गौतम को पता चल गया कि हमने दवाइयों में वो केमिकल मिलाया था और ये बात सबके सामने आ गई, तो इस भीड़ का सारा गुस्सा हमारे ऊपर घर जमाई का एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहां सर्च कीजिए रॉयल घर जमाई, खाली रॉयल घर जमाई लिखा है। नंबर 4 का जो चैनल है उसी को आपको ज्वाइन करना है। देख लेना 1500 प्लस मेंबर है। सबसे पहले एपिसोड उसी चैनल पर आता है, तो सारे चैनल को लीव मारो और उसको फटाफट से ज्वाइन करो। श्योर कैसे हैं सर? अभी पता चल जाएगा। ये कहते हुए भार्गव ने किसी को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल उठा, दूसरी तरफ से प्रोफेसर आचार्य की आवाज आई। बोलो भार्गव। भार्गव ने भारी आवाज में कहा, पूरी तैयारी है ना प्रोफेसर? प्रोफेसर आचार्य ने जवाब दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़े हैं वो सब मेरे ही आदमी हैं। जैसे ही गौतम उनके बीच आया, वो सब गौतम को वहीं खत्म कर देंगे। दुनिया को लगेगा कि गौतम भीड़ के गुस्से की बलि चढ़ गया। आज तुम गौतम की मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखोगे। ये कहते हुए प्रोफेसर ने फोन काट दिया। भार्गव ने उसी शैतानी मुस्कान के साथ कनिका की तरफ देखा, जो फटी आंखों से उसे ही देख रही थी। मैंने कहा था ना, ये भीड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये भीड़ हमारे लिए नहीं बल्कि गौतम के लिए है। गौतम की सांसें अब बस तभी तक चल रही हैं जब तक वो इस कैंपस में दाखिल नहीं होता। ये कहते हुए भार्गव जोर से हंसा, लेकिन न जाने क्यों अभी भी कनिका का डर खत्म नहीं हुआ था। वो घबराई आंखों से अभी भी बाहर की तरफ घूरे जा रही थी। वहीं समीर और दिव्यंका भी अपने चैम्बर की खिड़की पर खड़े बाहर मौजूद भीड़ को देख रहे थे। समीर लगातार गौतम को कॉल कर रहा था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। वो बेचैन होते हुए दिव्यंका से बोला, इस बार भी गौतम का कॉल नहीं लगा। मैंने उसे मैसेज भी किया है कि आज वो ऑफिस ना आए, लेकिन अभी तक उसे वो मैसेजेस भी डिलीवर नहीं हुए। दिव्यंका घबराते हुए समीर से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, आज भीड़ पहले से कहीं ज्यादा है। मैं नहीं चाहती कि गौतम भीड़ में फंस जाए। क्यों ना मैं गौतम के घर जाकर उसे यहां आने से रोक दूं। तुम पागल हो गई हो क्या दिव्यंका?
तुम देख रही हो ना, भीड़ में कुछ मरीज भी हैं जो स्ट्रेचर और व्हील चेयर पे हैं। लोगों के अंदर बीमार मरीजों को लेकर बहुत गुस्सा है। ऐसे में बिल्डिंग के अंदर आना तो दूर की बात है, बिल्डिंग के बाहर जाने में भी बहुत खतरा है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी खिड़की के बाहर उन्होंने 2 कार्स को ऑफिस कैंपस में आते हुए देखा। दिव्यंका घबराती हुई बोली, भैया ये तो गौतम की कार है। समीर ने भी खिड़की से बाहर देखते हुए घबराकर कहा, यू आर राइट दिव्यंका, ये गौतम की कार ही है और इसे यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही दूसरी कार किसकी है? वो दोनों वो सब देख ही रहे थे कि तभी वो दोनों कार्स ऑफिस बिल्डिंग के पास आकर रुकी। वहां मौजूद भीड़ उन दोनों कार्स को घेर कर खड़ी हो गई और वो सभी एक बार फिर से उन कार्स के दरवाजों को बार बार पीटने लगे। तभी उन दोनों कार्स के सभी दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से 8-10 बॉडी बिल्डर टाइप लोग निकल कर बाहर आए। वो सब लंबे चौड़े बाउंसर्स जैसे लग रहे थे। जैसे ही उस भीड़ के लोगों ने उन बाउंसर्स को वहां देखा, वो लोग उन बाउंसर्स से घबराते हुए कुछ कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। ये देखकर दिव्यंका और समीर काफी ज्यादा हैरान थे। तभी दिव्यंका चौंकते हुए समीर से बोली, ये लोग कौन है? और अगर ये गौतम की कार से आए हैं तो फिर गौतम कहां है? आखिर वो बाउंसर्स कौन थे और गौतम कहां था? क्या प्रोफेसर आचार्य के आदमी गौतम को खत्म करने में कामयाब होंगे?